डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत है। मैं मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज हम बीएड कोर्स ES 201 एजुकेशन टेक्नोलॉजी ICT के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ा, उसकी डिफिनीशन, उसकी मीनिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। और इस थर्ड लेक्चर में हम फर्स्ट ब्लॉक के थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। आउटलाइन देखते हैं हम। अगर हम आउटलाइन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो जानेंगे। कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है एजुकेशन में, क्या रोल है एजुकेशन में, उसके बारे में जानेंगे और उस चीज़ों को समराइज करेंगे। तो अगर हम देखें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को, तो इसे हम पिक्चर में पीछे देख रहे हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है। सेंडिंग एंड अगर ऐसे हम करें, एक जो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस। तो उसी तरह इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन द टू वे प्रोसेस, सेंडिंग द राइट मैसेज एंड द राइट पर्सन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो है टू वे प्रोसेस है, उसमें एक राइट मैसेज जो है राइट पर्सन को ही सेंड किया जाता है, जिससे वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और उसे प्रोवाइड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल्स यू आर इंटरेक्टिंग विथ द कम्युनिकेशन टू बी द इफेक्टिव। कह रहे हैं कि अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, तो अगर हम बात करनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बात करनी है लोगों से, तो पहले हम जिससे बात कर रहे हैं, जैसे अगर क्लासरूम की बात करें तो बच्चों के साइकोलॉजी को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके मेंटल स्टेटस को हमको समझना होगा कि हम किस लेवल पे जाके उनको किस स्तर से हम बात करें, तो जिससे वो हमारी बात को, हमारी सूचना को, हमारे मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को हम देखें, उनको और बढ़ाना है, तो उसमें ऑडियो विजुअल चीज़ों को ऐड होगा। ऐसे मैसेज प्रोवाइड करे जो बॉडी को एक्टिव करे, जो बच्चों के बॉडी को एक्टिव करे, जिससे वो सुने और क्लासरूम में ध्यान स्टडी करें और उस चीज़ों को समझ में उनको ईजिली आए, उनको सुनने में अच्छा लगे, उनको समझने में आसानी हो। ऐसा लैंग्वेज के प्रयोग करें, ऐसे कम्युनिकेशन का हम प्रयोग करें। अगर डिफाइन करें हम कम्युनिकेशन को, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन विच प्रोड्यूस इंटरेस्ट या डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। या हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल की इफेक्टिव कम्युनिकेशन द एक्सचेंजिंग आइडिया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंजिंग आइडिया, थॉट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू अचीव अ गोल। It the sender opinion present in a way of the receiving cast best understanding। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है? आइडिया का हम एक्सचेंज करते हैं, थॉट का एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज का एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देते हैं, तो दूसरा पर्सन वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके चीज़ों को, तो वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो अगर इसकी हम बात करें तो देखेंगे कि पहला क्या है कि क्लियर मैसेज होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। ये है पहली क्वालिटी कि मैसेज जो है क्लियर होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि जो मैसेज हो वो करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए।
फिर प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट होना चाहिए, जो दूसरा बोले तो जो रिसीवर है उसके अनुसार होना चाहिए मैसेज। तो ये सारी चीज़ें जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो पॉइंट है जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपने कम्युनिकेशन के माध्यम में, अपने टीचिंग लर्निंग के माध्यम में अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन, हमारा जो बातचीत करने का तरीका है वो इफ़ेक्टिव होगा, दूसरे को इफ़ेक्ट करेगा, क्लियर करेगा। तो अब आते हैं हम टाइप ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो कितने प्रकार का होता है। देखा जाए तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है कई प्रकार, कई प्रकार का होता है। देयर आर द सेवरल डिफरेंट वे वी शेयर इंफॉर्मेशन विच वन अनदर। द फॉर एग्जांपल यू माइट बी यूज वर्बल कम्युनिकेशन, शेयरिंग द प्रेजेंटेशन विथ अ ग्रुप कर सकते हैं। अगर हम वैसे बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, विजुअल हो सकता है, रिटन हो सकता है। ये सब 4 टाइप्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन को और अगर चारों कम्युनिकेशन को मिला के हम कम्युनिकेट करें चीज़ों को तो और इफेक्टिव तरीके से हम लिख सकते हैं। ये 4 टाइप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक एक पढ़ेंगे। इसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। इसमें देखें कि वर्बल, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन द यूज ऑफ वर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल, कि हम शब्दों का प्रयोग करके बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से हम कनेक्ट होते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें अगर हम देखें, अगर वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में हम बनना चाहें तो उसमें क्या करें, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। अगर हम बात करते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो इससे हम अपने बात को रख सकें, अपने विचारों को रख सकें। आर्ट्स ऑफ लिसनिंग होनी चाहिए, जो कम्युनिकेट करा उसको सुनने की भी कला होनी चाहिए, उसमें अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज उसकी जो पॉजिटिव होनी चाहिए। जो इन्वायरमेंट वो क्रिएट करता है कम्युनिकेशन के थ्रू, या क्लासरूम में अगर एग्जांपल लें हम तो टीचर बच्चों के साथ जो कम्युनिकेट करने के लिए इन्वायरमेंट करो, बी फ्रेंडली हो। जिससे बी फ्रेंडली इसलिए कि वो इन्वायरमेंट ऐसा हो जिसमें कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा। बच्चे भी अपना जो उनकी क्वेरी है, उनके क्वेश्चन है, उसको टीचर से पूछेंगे तो दोनों में हेल्दी कम्युनिकेशन होगा। इसलिए जो इन्वायरमेंट क्रिएट करे कम्युनिकेशन का वो वेरी फ्रेंडली। तो जो इन चीज़ों को मिला के अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा। दूसरी बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम सिग्नल के थ्रू, आई के थ्रू, या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू, हम टच के थ्रू बताते हैं लोगों को, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम बोलते नहीं, इसमें हम एक बोले तो जैसे सिंबल का प्रयोग करते हैं, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तीसरा हम बात करें विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिस कम्युनिकेशन में या जिसमें हम मैसेज को विजुलाइज करके प्रेजेंट करते हैं। ये पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, मूवी दिखा रहे हैं, उसमें हम ऑनलाइन वीडियो के थ्रू, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू, ये सब ग्राफिक के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन जो है विजुअल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे नाम से हो रहा है कि ये दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो किसमें होता है, रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है। जिससे वो जो रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जिससे जो रिसीवर है, जिसे हम भेज रहे हैं, वो उसको समझने में आसानी हो। जैसे इसमें रिटन फॉर्म में जो कम्युनिकेशन हो कैसे होगा, लेटर राइटिंग के थ्रू होगा, ईमेल के थ्रू होगा, चैटिंग के थ्रू होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, रिटन कम्युनिकेशन में आती हैं।
अगर हम अब हमने पढ़ा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बाद हम अगर कम्युनिकेशन के प्रोसेस को देखें कि कम्युनिकेशन जो है हमारा एजुकेशन में कम्युनिकेशन का प्रोसेस, तो देखें तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस जो दो अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है। पहला है यूनिपोलर प्रोसेस। अगर यूनिपोलर प्रोसेस जैसे बात एक ध्रुवीय प्रक्रिया अगर हम बोलें तो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, यूनिपोलर प्रोसेस है, वन साइड प्रोसेस है। तो इसमें बताया गया है लोगों ने, विद्वानों ने, कि कम्युनिकेशन जो है एक बिंदु, इसमें जो एक व्यक्ति जो है एक्टिव होता है और दूसरा जो होता है सिर्फ रिसीवर जो वो सुनने वाला होता है। जैसे इसमें शिक्षक को मेन कहा गया कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाएगी, कम्युनिकेट, उसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो वन वे वन यूनिपोलर कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन इसमें क्या खामियां हैं? खामियां इसलिए हैं क्योंकि जब हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा, उन चीज़ों को नहीं पूछेगा तो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए इसको रिप्लेस करके दूसरा आया बाइपोलर कम प्रोसेस। दूसरा बाइपोलर प्रोसेस अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है कि इस कम्युनिकेशन में दो पॉइंट होते हैं, दो बिंदु होते हैं जिसमें दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जैसे शिक्षक और विद्यार्थी, एजुकेशन में अगर हम देखें तो शिक्षक और विद्यार्थी दो अलग अलग पोल हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं। एक शिक्षक है, एक विद्यार्थी। दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, दोनों के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, तो जो इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो बाइपोलर प्रोसेस कहलाता है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि शिक्षक के थ्रू विद्यार्थी को कम्युनिकेट किया जा रहा है और विद्यार्थी के थ्रू शिक्षक को इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दोनों रिसीव कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ये बाइपोलर प्रोसेस हुआ। इस प्रक्रिया में में कम्युनिकेशन जो है हेल्दी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि इसमें जो दोनों तरह से शिक्षक की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्टूडेंट को, स्टूडेंट जो अंडरस्टैंड किया उससे वो बताएगा, शिक्षक को फीडबैक देगा, तो कम्युनिकेशन हेल्दी होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, समझेगा, दोनों एक्टिव होंगे इसमें। और पहले में यूनिपोलर प्रोसेस में क्या था? यूनिपोलर प्रोसेस में सिर्फ एक ही पोल एक्टिव था, टीचर एक्टिव था, स्टूडेंट एक्टिव नहीं थे। लेकिन बाइपोलर में क्या है कि दोनों एक्टिव है, पोल, दोनों जो पार्टिसिपेंट है, दोनों जो कम्युनिकेशन के मेंस होता है वो दोनों एक्टिव होते हैं, इसलिए बाइपोलर प्रोसेस भी कम्युनिकेशन को कहा गया है। अगर हम बात करें बाइपोलर प्रोसेस में इसमें ध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें उन्होंने कहा कि ध्रुवीय को भी इन्होंने दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। पहला क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो हम बोले तो निर्देशन पद्धति आ जाएगी, प्रयोग पद्धति हो गई, निरीक्षण अभ्यास पद्धति हो गया, सेमिनार हो गया, समस्या को सॉल्व उद्देश्य पद्धति हो गया। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया हैं, ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड में आ जाएगा, औपचारिक जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया दो प्रक्रिया में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे निर्देशन पद्धति हो गया, तो निर्देशन पद्धति में फॉर्मली चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा कि नहीं ये चीज़, रूल रेगुलेशन को बताया जाएगा। प्रयोग पद्धति में बच्चों को टीचर जो क्या करेगा, प्रयोग के माध्यम से सिखाएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड बताएगा, उनको करके लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बताएगा, तो कम्युनिकेशन उनका और हेल्दी होगा। फिर निरीक्षण अभ्यास पद्धति, उसमें अभ्यास कराएगा बच्चों के द्वारा, निरीक्षण करेगा उसका, तो दोनों का तालमेल बनता रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा। सेमिनार पद्धति, सेमिनार में जैसे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है तो अलग अलग सब्जेक्ट पे लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने व्यू को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो क्वेश्चन आंसर होता है, तो उससे भी हेल्दी कम्युनिकेशन होता है और नॉलेज जनरेट होता है, जो
आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो उनका लर्निंग सीखने की क्षमता उनकी बढ़ती है, नई नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता होती है, समस्या समाधान जिसमें दोनों मिल के किसी भी समस्या के बारे में उसकी कैसे हल किया जाए ये सोचते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, उस समस्या को हल करते हैं कि एक टास्क दिया जाता है जिसमें बच्चे और टीचर मिलकर बच्चों के द्वारा उस समस्या का समाधान निकाला जाता है। उन लोगों बच्चों अलग अलग बच्चों से विचार पूछा जाता है, उनका क्या भी हो, उसके बाद कंक्लूड किया जाता है। ये सारा प्रोसेस हो गया कम्युनिकेशन का, एक बोले तो औपचारिक फॉर्म हो गया। नॉन फॉर्मल प्रोसेस अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि रोल प्लेइंग के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से इंडिविजुअल जो हम काम कर रहे हैं, स्व अध्याय पद्धति हो गई। तो ये स्व अध्याय जो हम स्वयं बच्चे पढ़ रहे हैं, स्वयं सीख रहे हैं, बुक के थ्रू कम कर रहे हैं, पुस्तकालय अभ्यास हो गया, क्रिया द्वारा अभ्यास हो गया। फिर ये सारी जो पद्धतियां हैं ये जो हैं और अनौपचारिक पद्धतियां, इसमें इंडिविजुअल ही वर्क कर रहा है, उसमें टीचर का कोई उतना रोल नहीं है। औपचारिक अनौपचारिक माध्यम से जो बच्चे सीख रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो अब हम आते हैं कि अभी हमने जो सीखा कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स है, उसके प्रोसेस को समझा। अब कौन कौन से फैक्टर जो है क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इनके बारे में अगर हम देखें तो क्लासरूम में क्लासरूम इन्वायरमेंट पहला अगर हम बात करें कि क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, तो देखें तो अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, शांतपूर्ण ना हो, तो बच्चों को जो टीचर कम्युनिकेट करेगा उनके तक बातें पहुंच नहीं पाएंगी। या क्लासरूम काफ़ी बड़ा हो, उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट ना हो जिससे वहाँ तक टीचर की आवाज़ जा सके, तो एक कम्युनिकेशन गैप होगा, तो कम्युनिकेशन टूटेगा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए जो क्लासरूम है उसका इन्वायरमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टीचिंग लर्निंग में बहुत ज़रूरी इफेक्ट करता है। फिजिकल फैसिलिटी जो है, क्लासरूम के फिजिकल फैसिलिटी, सिटिंग इन्वायरमेंट हो, अच्छा ना हो, अगर उसमें चेयर नहीं हो, बच्चे ज़्यादा हों और सिटिंग फैसिलिटी सही ना हो, तो भी एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वो अच्छा नहीं होगा, जिससे कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। लेवल ऑफ द स्टूडेंट जो स्टूडेंट का लेवल है वो भी इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन करने में। अगर स्टूडेंट का लेवल से अर्थ है कि उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो लर्निंग में कितना शार्प है, कितना आगे है, कमज़ोर है बच्चा है, या बच्चा जल्दी लर्न कर लेता है, वो मेंटल स्टेटस भी का जो कम्युनिकेशन है उसको, क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसको इफेक्ट करता है। क्योंकि मेंटल स्टेटस के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं चीज़ों को, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। ये भी एक फैक्टर में आता है कि किस लेवल का बच्चा है, उस लेवल तक हम जाके पढ़ाएं। कि एक निम्न लेवल का है, दूसरा हाई लेवल पे है, तो दोनों को बैलेंस करना होता है। नहीं तो जो हाई लेवल का बच्चा है वो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, वो आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, और जो लो लेवल का बच्चा है उसको समझ में नहीं आएगा तो वो पीछे होगा। तो दोनों में गैप इस टाइम होगा, तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होगा, दोनों के लेवल को समझना होगा किस लेवल पे है, उस दोनों के स्तर को, दोनों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग लर्निंग करनी होगी, जिससे दोनों आगे बढ़ें। लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर कम्युनिकेशन में। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जिस लैंग्वेज में उसमें पारंगत ना हो तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, या आगे जो रिसीवर है वो उस लैंग्वेज को नहीं जानता है, तो कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न होगा, बाधाएं आएंगी, कम्युनिकेशन अच्छे से होगा नहीं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए लैंग्वेज भी एक फैक्टर है जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। अटेंशन, इसमें अटेंशन में क्या है कि अगर कम्युनिकेट हम क्लासरूम में है, अगर एग्जाम्पल है, तो बच्चों को अगर हम टीचिंग पढ़ा रहे हैं उनको, तो अगर बच्चे
अटेंशन उनका हमारे टीचिंग लर्निंग में ना हो, हमारे पढ़ाने में ना आए, तो चीज़ों को सीखेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, उनका ध्यान भटकेगा। तो अटेंशन ज़रूरी है। तो हम ऐसे चीज़ों को, बच्चों को इन पढ़ाने के इन्वायरमेंट बांध के रखें कि वो हमारे तरफ आकर्षित हों। इसी के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का उपयोग जो है एजुकेशन में ज़्यादातर बोला गया कि यूज किया जाए, जिससे क्लासरूम में हेल्दी हो। प्री नॉलेज है वो भी एक तरह से इफेक्टिव है। अगर बच्चा कोई पढ़ के आया पहले से, अच्छी बात है। लेकिन अगर तेज है, बार बार आप चीज़ों को लेक्चर दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, उसमें वो बता दे रहा है, तो उसको भी, ये भी एक इफेक्टिव, आपका कम्युनिकेशन वे जो है वो डिस्टर्ब होगा, जिससे बच्चा क्या है, जो नहीं पढ़ा हुआ है या जो नहीं जानता है, जिसका स्टेटस लो है, वो डिस्टर्ब होगा कि आपका कम्युनिकेशन टूटेगा, तो कम्युनिकेशन गैप आएगा। तो इसलिए प्री नॉलेज भी एक तरह से देखें तो फैक्टर अफेक्टिंग होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में। तो हम इन सब चीज़ों को कंसिडर अगर करके हम इन सब चीज़ों को टीचिंग लर्निंग में से हम दूर करके अगर टीचिंग लर्निंग करते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं बच्चों के बीच, तो एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, इफेक्टिव हमारा कम्युनिकेशन होगा, जिससे टीचिंग लर्निंग अच्छी होगी और बच्चे और अच्छे से लर्न करेंगे। और देखा जाए तो अगर हम बात करें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एजुकेशन में रोल क्या क्या है या क्यों आवश्यक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उसके थ्रू हम एक स्टैंडर्ड, एक क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आवश्यक है। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टीचर जो है, जो भी पढ़ा रहा है, उसको राइटिंग, रीडिंग और जो कम्युनिकेशन का जरिया, उन सब चीज़ों में पारंगत होना, अपने सब्जेक्ट में उसको अच्छा नॉलेज हो, राइटिंग अच्छी हो, उसकी रीडिंग भी होनी चाहिए। सब चीज़ों को मिला के इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है उसके लिए भी। दूसरा, बच्चों को बांधने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, उसका अटेंशन न टूटे, इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, चीज़ों को और अच्छे से पिरो के बताएं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। या ऐसे भी हम देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लास को और हेल्दी बना रहा है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसे बात करें कि पर्सनल इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो दोस्त या हम आपस में रिलेशनशिप कम्युनिकेट करने के लिए। और दूसरा, हम बात करें अगर देखें तो जैसे किसी हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो हम चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लासरूम में जो भी बच्चे हैं आपस में, पहले होता क्या कि कुछ बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करने में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा योगदान करता है। इसलिए अब इन सब चीज़ों को देखें तो एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग में इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है बहुत उपयोगी है। इन सब चीज़ों के बाद हम बात करें तो हमने जो चीज़ें सीखी हैं उससे अगर इवोल्यूट करें तो हम आज के लेक्चर के हिसाब से देख सकते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्या सीखा, जान सकते हैं। उसके कितने प्रकार, इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ हमको जानकारी एक्सप्लेन कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को, ये चीज़ें हमने सीखा है। और उसके बाद इस सब चीज़ों को सीखने के बाद हम देख सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। नमस्कार। अगर आज के लेक्चर को कम्युनिकेट करें, हम कंक्लूड करें, तो देखेंगे कि हमने सीखा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कौन कौन से प्रोसेस हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, और क्यों ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप